नमस्कार दोस्तों। चाहे स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन हो, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन हो, फैमिली केस, स्पाउस केस या सुपर वीज़ा, कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन हो, इन सारी एप्लीकेशंस में एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम बोलते हैं एसओपी या कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आज सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में एसओपी किस तरह से, अच्छी एसओपी किस तरह से बनाई जाए, वो कौन से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर काम करने से एसओपी आपकी परफेक्ट बन जाएगी। उन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट होता है अबाउट योर सेल्फ, दूसरा वाई दिस कंट्री, तीसरा वाई दिस कोर्स, चौथा स्टडी प्लान और पांचवा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये पांचों पॉइंट हैं। ये 5 पॉइंट आप एसओपी में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी एसओपी एक परफेक्ट एसओपी बन जाती है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो इस चीज़ से इम्प्रेस होता है, खुश होता है, और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है वो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन की है तो आपका डिसीजन फास्ट भी आएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी है तो पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट योर सेल्फ। तो अबाउट योर सेल्फ जब हम लिखते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट है या कंसल्टेंट है वो क्या गलती करता है, वो उसमें अपनी 10th के बारे में, +2 के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, उसकी डेट्स और परसेंटेज वगैरह लिखने उसमें लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो सारे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी वीज़ा ऑफिसर के पास हैं। आपने दोबारा दोबारा परसेंटेज नहीं बताने, दोबारा दोबारा स्कूल के नाम नहीं बताने, मैंने इस ईयर में 10th किया है, इस ईयर में, सब उनके पास है। आपने अगर कोई रैंक ऑब्टेन किया है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है उस पर कोई रैंक नहीं होता। सपोज आप क्लास में टॉप 10 में हो तो आप वो मेंशन करो, टॉप 5 में वो मेंशन करो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई रैंक आया वो मेंशन करो, अपने स्टेट में कोई रैंक आया वो मेंशन करो। ये चीज़ें मेंशन करनी है। स्टडी में, एकेडमिक में कोई गैप है, 10th और +2 के बीच में गैप है, +2 डिग्री के बीच में गैप है, डिग्री के बाद जो अभी कोर्स ले रहे हो इसके बीच में कोई गैप है, वो एक्सप्लेन करो अबाउट योर सेल्फ इस पार्ट में। दूसरा, कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो एक्सप्लेन करो, चाहे पेड है, अनपेड है, इंटर्नशिप है, किसी भी तरह का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ एक्सप्लेन करो। उसमें आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, क्या रोल था आपका, किस कंपनी में काम किया था और क्यों किया था, ये सारी चीज़ें आपने अबाउट योर सेल्फ में लिखनी है। यहाँ पर इसके अलावा अपनी कोई स्ट्रेंथ आप लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं जी वाई दिस कंट्री। जिस कंट्री में भी आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूएसए कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूके कर रहे हो, तो आपने बताना है कि मैं यूके या मैं कनाडा या मैं यूएसए में ही क्यों पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। ये आपने क्लियर करना है, मेंशन करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आप उसका कंपैरिजन करो। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसकी कंपैरिजन किसी और कंट्री से करो। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कंपेयर इट विद कनाडा, कंपेयर इट विद यूएसए। आप इंडिया से भी कंपेयर करो कि जो एजुकेशन आप लेना चाहते हो इंडिया में क्यों नहीं ले पा रहे हो। ये हो गया कंपैरिजन, बेस्ट पार्ट। उसके अलावा जिस कंट्री में आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कनाडा में जा रहे हो, तो कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी रिसर्च आप करके जाओ। वहाँ किस तरह से एजुकेशन सिस्टम चलता है, जो डिग्री या डिप्लोमा आपको मिलने वाला है तो वर्ल्ड वाइड उसकी रिकॉग्निशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका क्लाइमेट क्या है, आपको कितना एक्सपोजर मिलने वाला है, उस कंट्री में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा उस कंट्री की कोई अचीवमेंट्स आप अगर बता पाओ तो ये सारी स्टडी करके आप उसमें डालो वाई दिस कंट्री। उसके बाद आ गया वाई दिस कोर्स। जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है वो आपने क्यों चूज़ किया है ये एक्सप्लेन करना है। तो पहले उसको रिलेट करो प्रीवियस एजुकेशन से। सपोज करो आप +2 कॉमर्स हो, आपने बिजनेस लिया है, ठीक है, इजीली रिलेट हो रहा है। आप +2 कॉमर्स हो, आपने आगे डिग्री या डिप्लोमा आईटी में लिया है, तो उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। कॉमर्स करने के बाद आईटी में इंटरेस्ट कैसे आया, ये करना, और इस चीज़ को आप कैसे जोड़ पाए कि ये करने के बाद मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये कोर्स मैंने क्यों चूज़ किया। आप उस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हो, उसको पढ़ के आपको क्या अचीव होने वाला है। आपने अगर अपनी स्ट्रीम चेंज करी है तो क्यों करी है, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी, ठीक है, वाई दिस कोर्स, ये चीज़ है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो है ये आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल, अचीवेबल, ठीक है। जो वीज़ा ऑफिसर अगर
उस स्टडी प्लान को पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अपने फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है, ये उस स्टडी प्लान में बड़ा क्लियरली मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आप +2 हैं, +2 के बाद आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो आप क्लियर कीजिए जी मैं ये डिप्लोमा कर रहा हूँ 3 साल का, 2 साल का, उसके बाद मैं डिग्री करूँगा, ये वाली डिग्री करूँगा, इस यूनिवर्सिटी में करूँगा। तो एक क्लियर स्टडी प्लान आपने देना है। अगर मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ, ये मास्टर्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या प्लान है, मास्टर्स करने के बाद मैं इंडिया आने वाला हूँ, इंडिया आके क्या करने वाला हूँ, वो मास्टर्स करने के बाद मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जो मैं सीख जाऊँगा, वो स्किल्स सीखने के बाद क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कैसे, क्या मैं उस फील्ड से रिलेवेंट किसी कंपनी में जो मुझे जॉब है वो मिल सकती है, किस तरह की जॉब मिल सकती है, किस तरह का डेजिग्नेशन हो सकता है, क्या रिसर्च किया आपने, किस तरह की सैलरी आपको मिल सकती है, क्या आपके करियर पाथ, कौन कौन से रास्ते आपके लिए खुलते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा स्टडी प्लान में आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनानी है, उसमें अपने सोर्सेस ऑफ इनकम, जो भी बंदे आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एनुअल इनकम कितनी है अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, जो फंड्स आपके पास अवेलेबल है, 2 साल का प्रोग्राम है, उस कंट्री में आपके 2 साल के लिविंग एक्सपेंस इतने होने वाले हैं, तो इतना फंड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो अभी नहीं है तो वो कहाँ से आने वाला है, ठीक है। पूरे 2 साल का प्लान है, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल का प्लान देंगे, 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल का आप प्लान देंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग पूरे अच्छे से आपने एक्सप्लेन करनी है। ये 5 पॉइंट आपने एसओपी बनाते हुए ध्यान रखने हैं। अब बात आती है कि एसओपी लिखी कैसे जाए। कुछ लोग हैं जो एसओपी लिखते हैं एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में, कि शुरू किया ऊपर से माय नेम इज़ दिस एंड दिस, उसके बाद एक एक पैराग्राफ बनाते गए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो आप एसओपी लिखो या पर्सनल स्टेटमेंट लिखो तो उसको हेडिंग के हिसाब से लिखो। आप हर चीज़ की हेडिंग दो। हेडिंग देने का फ़ायदा ये है कि जब जो वीज़ा ऑफिसर है, सपोज कर लो कि वो आपकी सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग देखना चाहता है, तो वो सीधी आपकी एसओपी में आके आपके उस पैराग्राफ को पढ़ेगा और डिसीजन दे देगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। वहीं पर अगर दूसरी तरह आपने पैराग्राफ के हिसाब से एसओपी लिखी है तो क्या हो सकता है, कंफ्यूज होने का चांस है। सपोज आपने किसी एक पैराग्राफ में कोई थोड़ी सी अपने फाइनेंशियल डिटेल दी है, लेकिन आपने किसी और पैराग्राफ में पूरी डिटेल दी है, तो हो सकता है वीज़ा ऑफिसर आपका पहला पैराग्राफ पढ़ के डिसीजन ले ले कि इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग यही है, अगले पैराग्राफ पे जाए ना, ठीक है ना। वीज़ा ऑफिसर बिजी है, उसको कंक्लूड करना है फटाफट हर चीज़। तो हेडिंग देने से ये फ़ायदा है कि अगर वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग देखना चाहता है तो सीधा उस हेडिंग पे जाएगा, प्लानिंग देखेगा, ओके। अगर वो आपका स्टडी प्लान देखना चाहता है तो आपकी उस हेडिंग पे जाएगा, देखेगा, ओके। अगर वो आपके बारे में कुछ जानना चाहता है तो अबाउट योर सेल्फ में जाएगा, डिसीजन देगा। तो एसओपी लिखिए हेडिंग के साथ। ये थे एसओपी लिखने के 5 पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं। ये पांचों पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपकी एसओपी परफेक्ट बनेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।